हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई 2021 के एग्जाम में। सबसे पहले हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं। तो इट इज सेइंग टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स विथ नेग्लिजिबल वॉल्यूम हैव 2.1 नैनोकूलम एंड -0.1 नैनोकूलम चार्जेस रेस्पेक्टिवली। बोला जा रहा है कि दो आइडेंटिकल है स्फीयर्स और वो कंडक्टिंग भी है, उस पे चार्जेस हैं 2.1 नैनोकूलम एंड -0.1 नैनोकूलम चार्जेस रेस्पेक्टिवली। तो इतने चार्जेस है दोनों के ऊपर। तो उसके बाद बोला जा रहा है कि दे आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट एंड देन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। बोला जा रहा है कि अब क्या किया जाता है कि दोनों पे अलग अलग चार्ज था, अब दोनों को क्या किया जाता है, कांटेक्ट में लाया जाता है और उसके बाद सेपरेट कर दिया जाता है। पहले टच करा दिया जाता है दोनों स्फीयर्स को और उसके बाद सेपरेट कर दिया जाता है कितना डिस्टेंस पे, 0.5 मीटर पे। आपसे पूछा जा रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द स्फीयर्स इज हाउ मच इनटू 10⁻⁹ न्यूटन। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले दोनों पे चार्जेस क्या था, अलग अलग चार्जेस था दोनों स्फीयर्स पे। क्योंकि दोनों कंडक्टिंग स्फीयर्स है तो जब टच कराइएगा तो, और साथ में एक चीज और दिया है कि दोनों आइडेंटिकल भी है, कंडक्टिंग एज वेल एज आइडेंटिकल, एंड दैट इज व्हाई कंडक्टिंग स्फीयर्स क्या करते हैं, बहुत इजीली से चार्ज शेयर कर लेते हैं। और क्योंकि आइडेंटिकल है तो दोनों पे इक्वल चार्जेस आ जाएगा। पहले डिफरेंट चार्जेस था, अब क्या आएगा, इक्वल शेयर हो जाएगा इक्वली। तो चार्जेस जो होगा दोनों स्फीयर्स पे वो होगा Q1 + Q2/2। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज ये बोलता है कि दोनों को जब ज्वाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो जो चार्ज बनेगा वो बनेगा 2.1 नैनोकूलम और -0.1 नैनोकूलम। ये नेट चार्ज हुआ और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये दोनों के ऊपर चार्जेस रहेगा। तो 2.1 - 0.1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2/2 = 1 नैनोकूलम चार्जेस विल बी प्रेजेंट ऑन ईच स्फीयर्स। क्योंकि दोनों बहुत छोटे हैं, दोनों का वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल है, तो दोनों को पॉइंट चार्ज मान सकते हैं और दोनों के बीच में सेपरेशन 0.5 मीटर है। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स विल बी के Q1 Q2/r²। सबकी वैल्यू रख दीजिए। K का वैल्यू कितना है, तो 9 × 10⁹ ऐसा यूनिट में रख रहे हैं। इंटू Q1 कितना है, Q1 और Q2 तो दोनों सेम ही है, 1 × 10⁻⁹ इंटू 1 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 0.5। सेपरेशन कितना है, 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस मच न्यूटन। 10⁹ और 10⁻⁹ कैंसिल हो गया यहाँ पर। इसके बाद बचा आपके पास 9 × 10⁻⁹ इंटू 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, और वो 4 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, इंटू 4 दिस मच न्यूटन इक्वल्स टू 36 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो आंसर विल बी, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या आएगा, 36। जेई 2020 के एग्जाम से। आइए सबसे पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं। सो द प्रॉब्लम इज सेइंग charges Q1 and Q2 are at points A and B of a right angle triangle OAB। सी फिगर। देखिए दो चार्जेस हैं, Q1 है और Q2 है, उसको कहाँ पे रखा गया है, इस ट्राइंगल OAB के पॉइंट्स A एंड B पे रखा गया है, कॉर्नर पे। तो उसके बाद पूछा जा रहा है कि द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, देन Q1/Q2 इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए बोला जा रहा है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस Q1 और Q2 के कारण जो फील्ड है इस पॉइंट O पर, इस कॉर्नर पे, वो किसके परपेंडिकुलर है, तो इस हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर जो फील्ड है वो इस हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर है, कुछ इस डायरेक्शन, ये एंगल परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में यहाँ पर नेट फील्ड है। तो आइए इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। देखिए इस पॉइंट पर Q1 के कारण फील्ड किधर होगा, इसको EA बोल देते हैं।
फील्ड ड्यू टू, या फिर इसको E1 भी बोल सकते हैं, चार्ज नंबर 1 के कारण, Q1 के कारण। E1 इज दिस। इस पॉइंट पर Q2 के कारण जो फील्ड होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा इस डायरेक्शन में, इसको बोल देते हैं E2। ये जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो पैरेललोग्राम लॉ से आप बता सकते हैं कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर इस एंगल को, किसी भी एक एंगल को थीटा ले लीजिए, तो मैं इस एंगल को थीटा ले लेता हूँ, ये थीटा है, देन दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ऑपोजिट एंगल के कारण ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। लेट अस नाउ राइट tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू होगा यहाँ पर E2, ये वाला लेंथ कितना होगा E2, और ये बताएगा आपको E1 इक्वल्स टू E2 बाय E1। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, x1 बाय x2 इक्वल्स टू x1 बाय x2। E2 की वैल्यू लिख लीजिए, E1 की वैल्यू पुट कीजिए। दिस इंप्लाइज E2 इक्वल्स टू k Q2 अपॉन x2 स्क्वायर अपॉन E1 k Q1 अपॉन x1 स्क्वायर। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू x1 बाय x2। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट Q2 बाय Q2 अपॉन Q1, और ये हो जाएगा x2 स्क्वायर, और ये न्यूमरेटर में आ जाएगा x1 स्क्वायर। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू x1 बाय x2। देखिए एक x1 कैंसिल हो जाएगा और एक x2 कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, इससे आपको मिल जाएगा Q2 बाय Q1 इक्वल्स टू x2 बाय x1। इसको इन्वर्स कर लीजिए, देन यू गेट Q1 बाय Q2 इक्वल्स टू x1 बाय x2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो Q आपसे पूछा गया Q1 बाय Q2 इक्वल्स टू x1 बाय x2, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है JEE 2021 के एग्जाम में। तो आइए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट पर एक नज़र देते हैं। सो द स्टेटमेंट इज सेइंग two particles A and B having charges 20 microcoulomb and minus 5 microcoulomb respectively are held fixed with a separation of 5 centimeter। दो चार्जेस हैं 20 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम, इन दोनों को फिक्स रखा जाता है ए और बी लोकेशन पे। एट व्हाट पोजीशन ए थर्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस ए नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। बोला जा रहा है कि एक तीसरा चार्ज पार्टिकल को कहाँ पे रखा जाए सो दैट कि उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगे, मतलब नेट फोर्स उस पर 0 लगना चाहिए। इस लाइन के अलॉन्ग, इन दोनों के को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग ही रखना है। कहाँ पे रखा जाए, तो देखिए आपके पास ऑप्शंस दिए गए, ये ऑप्शंस। तो देखिए ए ऑप्शन में बोला जा रहा है एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 माइक्रोकूलम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सिस्टम। 20 माइक्रोकूलम से 5 सेंटीमीटर लेफ्ट में बताया जा रहा है पहले ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम ऑन द राइट साइड। दूसरा बोल रहा है कि इस -5 माइक्रोकूलम से 5 सेंटीमीटर राइट साइड। उसी तरह से तीसरे और चौथे ऑप्शन को भी देख सकते हैं एट 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम बिटवीन टू चार्जेस। ये बोल रहा है कि बीच में रखा जाए। और लास्ट ऑप्शन बोल रहा है एट मिड पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस। ये ऑप्शन बोल रहा है कि बीचों बीच रखा जाए, मिड पॉइंट पर। आइए हम एक एक करके सभी पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं कि कहाँ पर रखा जा सकता है। तो सबसे पहले लेट अस ट्राई कि अगर चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं। आप नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लेके भी ये परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आसानी के लिए मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लेता हूँ, उसको रखता हूँ अलग अलग रीजन में। तो सबसे पहले मैं ए और बी के बीच में रखता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि नेट फोर्स 0 आएगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एक +Q चार्ज को रखता हूँ तो देखिए इस पर नेट फोर्स क्या 0 आ सकता है, इसको चेक करते हैं। तो देखिए ये 20 माइक्रोकूलम क्या करेगा, इस पे ये पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपल्सन होगा। तो 20 माइक्रोकूलम इस पे लेफ्ट की ओर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसको बोल देते हैं F1। 20 माइक्रोकूलम जो लगाएगा
उसको F1 बोल देते हैं। ये -5 माइक्रोकुलम इस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये भी लेफ्ट में ही फोर्स लगाएगा, इसको बोल देते हैं F2। तो देखिए दोनों ही फोर्स जो इस पे लगेगा, सॉरी राइट में, दोनों ही फोर्स जो लगेगा इसमें राइट डायरेक्शन में लगेगा, एंड दैट्स व्हाई ये सिस्टम क्या रह सकता है, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। यहाँ पर बीच में जो चार्ज रखेंगे आप तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता है, क्योंकि इस पे दोनों ही फोर्स क्या है, राइट डायरेक्शन में लगेगा। अब हम चेक करते हैं कि क्या लेफ्ट में इसको रख सकते हैं किसी पॉइंट पर। जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट पर हम रखने की कोशिश करते हैं, इस पॉजिटिव क्यू चार्ज को यहाँ प्लेस करते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर रेस्ट में रह सकता है, नेट फोर्स इस पे 0 लग सकता है? आइए इस 20 माइक्रोकूलम के कारण इस पे फोर्स का डायरेक्शन बताइए। देखिए दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, तो ये लेफ्ट में इस डायरेक्शन में, इसके कारण जो फोर्स लगेगा उसको बोल देते हैं F1, 20 माइक्रोकूलम के कारण। अब ये जो -5 माइक्रोकूलम है ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये अपनी तरफ राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसको बोल देते हैं F2। तो यहाँ पर फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल तो कर सकते हैं F1 और F2, बट ऐसा नहीं पॉसिबल होगा यहाँ पर इस रीजन में। ऐसा क्यों? तो देखिए ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखिए F1 जो है मैग्नीट्यूड वाइज F2 से ऑलवेज बड़ा होगा। इसमें किसी भी पॉइंट पर लेफ्ट में मतलब 20 माइक्रोकूलम के लेफ्ट में कोई भी पॉइंट पर F1 की वैल्यू इस रीजन में क्या होगी, F1 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन F2। ऐसा क्यों होगा? तो देखिए इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, 20 माइक्रोकूलम चार्ज वाइज ज़्यादा है इससे। ये केवल 5 माइक्रोकूलम मैग्नीट्यूड है और इसका मैग्नीट्यूड है 20 माइक्रोकूलम, तो ये इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा चार्ज के कारण। ऑल्सो इसका डिस्टेंस जो है, इसका डिस्टेंस इस चार्ज से Q से कम है, उसके कारण भी ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा कंपेयर टू बी का डिस्टेंस भी ज़्यादा है और बी का मैग्नीट्यूड भी कम है, एंड दैट्स वाई इधर के किसी भी पॉइंट पर जो है F1 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन F2, मतलब 20 माइक्रोकूलम ज़्यादा फोर्स लगाएगा और दैट्स वाई ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज को आप रखेंगे कहाँ पर? तो एक तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है वो इस रीजन में, नियर टू द चार्ज को, नियर टू द स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज के पास रखेंगे आप। देखिए यहाँ पर चेक करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर चार्ज को रखा जाए +Q को, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए ये 20 माइक्रोकूलम इस पे जो फोर्स लगाएगा इसको रिपेल करेगा और राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F1। अब -5 माइक्रोकूलम जो इस पे फोर्स लगाएगा इसको अट्रैक्ट करेगा, वो लगाएगा F2। क्या यहाँ पर F1 और F2 एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? आंसर विल बी यस। क्यों? क्योंकि देखिए ये भले ही कम है, मैग्नीट्यूड इसका कम है इसके कंपैरिजन में, बट जो है ये चार्ज Q से पास में है, एंड दैट्स व्हाई इसका फोर्स इसको कैंसिल कर सकता है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है x, -5 माइक्रोकूलम से x डिस्टेंस पर इस चार्ज को रखा जाता है +Q को। अब हम क्या करेंगे, इस +Q पे नेट फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मतलब F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दैट्स व्हाई नेट फोर्स विल बी 0। तो देखिए हमारे पास जो कंडीशन बनेगी F1 = F2 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस शुड बी इक्वल। F1 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए 20 माइक्रोकूलम जो इससे फोर्स लगाएगा वो होगा KQ × 20/r²। r की जगह क्या आएगा, 5 + x, ये आ गया एक इक्वेशन। और F2 के जगह क्या आएगा, ये जो फोर्स लगाएगा वो होगा KQ × मैग्नीट्यूड ऑफ -5 माइक्रोकूलम = 5/r²। इसके लिए r की वैल्यू क्या होगी, x²। देखिए यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालना है, तो देखिए ये q और q कैंसिल हो गया, k और k भी कैंसिल हो गया, और 5 × 4 जा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 4x² = 5 + x का होल स्क्वायर। अंडर रूट कर लीजिए दोनों साइड, 2x = 5 + x, यहाँ से मिल गया आपको x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो ये x का जो वैल्यू है वो आया है आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो कहाँ पे रखा जाए इसको, 5 सेंटीमीटर राइट टू द राइट ऑफ -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम के राइट साइड में 5 सेंटीमीटर। तो देखिए कौन सा वाला ऑप्शन था, ये बी वाला ऑप्शन है जो बोल रहा है कि एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम ऑन द राइट साइड। दिस विल बी द
करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन आया है जेई 2020 के एग्जाम में। आइए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं। सो द स्टेटमेंट इज सेइंग an electric dipole moment vector p equals to minus I cap minus 3 j cap plus 2 k cap into 10 to the power minus 29 coulomb meter is at the origin 0 0 0। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक डायपोल है और उसका डायपोल मोमेंट आपको दिया गया है यहाँ पर, और इट इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे ये रखा हुआ है। उसके बाद बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल एट वेक्टर आर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप इज पैरेलल टू। आपसे पूछा है, एक पोजीशन दिया गया है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। एक पोजीशन पे आपको पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल वेक्टर क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पोजीशन पे होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो किस वेक्टर के पैरेलल में होगा। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एक और चीज आपको दिया गया है यहाँ पर नोट में कि वेक्टर आर डॉट वेक्टर पी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वेक्टर आर एंड वेक्टर पी दे आर परपेंडिकुलर, 90 डिग्री एंगल है इन दोनों के बीच में। डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब कि दोनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ओरिजिन पे एक डायपोल हम बना लेते हैं। तो लेट्स से कि दिस इज द डायपोल और ये उस ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन। अब ये जो वेक्टर है, वेक्टर आर जो है, ये भी तो ओरिजिन से ही पास होगा, ओरिजिन से पास होगा और 90 डिग्री पे होगा, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो कुछ ये इस तरह से होगा वेक्टर, इस डायरेक्शन में कुछ पोजीशन बताएगा, ये होगा। इस तरह से आप वेक्टर आर को डिनोट कर सकते हैं, दिस विल बी एट 90 डिग्री। अब बताइए इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पॉइंट इस डायपोल के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट होता है। डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या है? इस डायरेक्शन में, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके जस्ट ऑपोजिट होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? इसके नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। देख लीजिए कोई ऑप्शन है जिसमें कि डायपोल मोमेंट का माइनस वेक्टर है। तो देखिए डायपोल मोमेंट क्या है? ये है, इसका माइनस किसी ऑप्शन में, देखिए सी ऑप्शन में ये जो वेक्टर है ये कंप्लीटली माइनस वेक्टर पी है। देखिए इसमें माइनस की जगह क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस 3 जे कैप और माइनस 2 के कैप। तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, इस लोकेशन पर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई 2021 के एग्जाम में। सबसे पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं। सो द स्टेटमेंट इज सेइंग टू आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल्स ए एंड बी हैविंग देयर डायपोल मोमेंट्स P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली। देखिए दो डायपोल्स हैं A और B, उसका जो डायपोल मोमेंट्स है P1 एंड P2 है। तो ये A है और ये B है। A का जो डायपोल मोमेंट है वो है P1 और B का जो डायपोल मोमेंट है वो है P2। तो उसके बाद बोला जा रहा है कि आर प्लेस्ड रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड ऑन ए प्लेन विथ देयर सेंटर्स एट ओ एज शोन इन द फिगर। देखिए इन दोनों डायपोल्स को एक प्लेन पे रखा जाता है जिसका कि सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है? दोनों का सेंटर क्या कर रहा है? लाई कर रहा है ओ पे। उसके बाद बोला जा रहा है कि एट पॉइंट सी ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल ए द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द एक्सिस। बोला जा रहा है कि डायपोल ए का जो एक्सिस है उस पर एक पॉइंट सी है, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा, वो बना रहा है एक्सिस के साथ 37 डिग्री का एंगल। एक्सिस क्या है? ये वाला है, इसके साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। कौन बना रहा है? तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों डायपोल्स के कारण यहाँ पर। तो पूछा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ डायपोल मोमेंट्स ऑफ ए एंड बी P1 by P2 इज P1 by P2 आपसे पूछा जा रहा है, उसकी वैल्यू। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से एक आपको चुनना है। तो P1 by P2 की वैल्यू हम कैसे निकालें? तो आइए, आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना रहा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 37 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ, उसका यूज करते हैं। इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर हम इन दोनों डायपोल्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो लेट्स डू दैट। तो देखिए ये वाला डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में। इस डायपोल का डायपोल मोमेंट किधर होगा?
वर्टिकली डाउनवर्ड। अब दोनों के कारण यहाँ पर फील्ड एक एक करके निकालते हैं। तो देखिए ये वाला जो डायपोल है हॉरिजॉन्टल डायपोल ए, इसके कारण ये पॉइंट सी जो है इसके एक्सिस पे एक्सियल पॉइंट है, और एक्सिस पे जो डायपोल मोमेंट के कारण फील्ड होता है वो एक्सिस के अलॉन्ग ही होता है, डायपोल मोमेंट के अलॉन्ग होता है। तो यहाँ पर जो फील्ड होगा वो ये होगा, इस डायरेक्शन में होगा फील्ड ड्यू टू, इसको बोल देते हैं E1। डायपोल मोमेंट 1 के कारण जो फील्ड होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, इसको बोलते हैं E1 अलॉन्ग द एक्सिस। अब डायपोल मोमेंट 2 के कारण जो इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर फील्ड होगा वो किधर होगा, तो देखिए इस डायपोल के लिए P2 डायपोल के लिए, डायपोल मोमेंट के लिए, B डायपोल के लिए ये सी पॉइंट जो है ना इक्वेटोरियल पोजीशन है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या है इसका, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस पॉइंट पर सी पर जो है फील्ड होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, वर्टिकली अप होगा। ये E2 बोल देते हैं, ये डायपोल 2 के कारण फील्ड। अब बताया जा रहा है इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से होगा, इन दोनों के बीच से होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये बता रहा है कि दिस इज 37 डिग्री एंगल। तो फिर दिए गए इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम ये निकाल सकते हैं कि देखिए tan 37 क्या हो जाएगा, tan 37 इक्वल्स टू E2 बाय E1, E2 बाय E1। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, इसको यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, ये E2 हो जाएगा, E2 बाय E1 इक्वल्स टू tan 37। तो E2 बाय tan 37 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए, tan 37 होता है 3/4, या आप इससे आप निकाल भी सकते हैं sin 37 से tan 37 निकाल सकते हैं। ऐसे tan 37 की का जो वैल्यू होता है वो होता है 3/4 इक्वल्स टू E2 बाय E1। E2 क्या है, इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है KP, P की जगह P2 रखेंगे, KP बाय RQ। ये R जो है मैंने C का डिस्टेंस लिया है दोनों डायपोल से, O पॉइंट से। तो ये इस तरह से हो गया, E2 की वैल्यू लिख दिया। आप इसी तरह से जो है E1 की वैल्यू लिखिए। अब देखिए E1 जो होगा P1 डायपोल मोमेंट के कारण यहाँ पर है, और एक्सियल पोजीशन पर जो डायपोल मोमेंट के कारण फील्ड होता है वो होता है K2P अपॉन, यहाँ P1 आएगा अपॉन RQ। इसको आप सॉल्व कीजिए, यू विल गेट, देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा P2 बाय 2P1 इक्वल्स टू 3/4, ये 2 और ये 2 कैंसिल। यहाँ से आपको दिस गिव्स यू P1 बाय P2 इक्वल्स टू, इन्वर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, P1 बाय P2 कितना हो जाएगा 2/3। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये थर्ड ऑप्शन C ऑप्शन मैच कर रहा है।